टू माय ट्यूटोरियल सिंग बायोलॉजी। जैसा कि आज हम जो है C4 साइकिल या C4 पाथवे या हम इसे एसेंस सेलेक्ट पाथवे के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्रेंच एनाटॉमी को समझ चुके हैं, जिसमें हमने म्यूचुअल सेल्स एंड बंडल सेल सेल्स के बारे में समझा था। किस प्रकार से म्यूचुअल सेल्स और बंडल सेल सेल्स के अंदर डिफरेंस होता है वो आप फिर इसे अभी पढ़ते पढ़ते भी समझ जाओगे। और C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि C4 साइकिल C4 पाथवे के अंतर्गत क्या होता है, CO2 जो होती है वो एक्चुअली इन्वायरमेंट की CO2 होती है। वो क्या होती है, म्यूचुअल सेल्स के अंदर क्या होती है, एंटर होती है। जैसे कि हमने C3 साइकिल के अंदर देखा था, तो C3 साइकिल के अंदर जो CO2 थी, C3 साइकिल के अंदर जो क्या होती थी, RBP के साथ एडिट होती थी और PG का निर्माण करती थी, फास्फोग्लिसिक एसिड का निर्माण करती थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर रूबिस्को जो एंजाइम है वो क्या है, एब्सेंट है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होती है, एनवायरनमेंट से आती है। C3 साइकिल में बाइकार्बोनेट के रूप में आती थी। लेकिन यहाँ पर जब CO2 जो आती है वो पेप्केज एक सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होती है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो पीईपी कार्बोक्सिलेज जैसे नाम से पता चल रहा है, फास्फो इनॉल पायरुवेट जो होता है उसके साथ क्या होती है, ऐड होती है। उसकी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होती है, ऐड होती है। और ऑक्सलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉस्फोलिपिड पायरुवेट जो होता है वो एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस की जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड से पहले की जो एक प्रोसेस होती थी वहाँ पर क्या होता था, इसका निर्माण होता था। एक्चुअली ये 3 कार्बन का था। यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर एक CO2 मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये सीधे कितने कार्बन का हो जाता है, 4 कार्बन का। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड का। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। क्लियर। तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड का क्या करता है, ये निर्माण करता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पहला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, 4 कार्बन का। इसलिए हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। एज इट क्लियर। ओके। अब यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जो CO2 की फिक्सेशन की प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो 4 कार्बन जो कंपाउंड होता है, ऑक्सलिक एसिटिक एसिड जो होता है वो एक्चुअली मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। हम देख पाते हैं कि जो रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, NADPH की क्या होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस जो होती है वो देखी जाती है। तो NADPH प्लस H प्लस जो होता है वो NADP प्लस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आज के लिए, और 4 कार्बन मैलिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। वहीं फिर क्या होता है कि जो म्यूचोफिल सेल्स और बंडल सेल्स दोनों के बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, मोटी होती है। तो उस मेम्ब्रेन से एक्चुअली होता क्या है कि CO2 को हमें क्या करना होता है, बंडल सी सेल्स के अंदर करना होता है, पहुंचाना होता है। ऐसे बंडल सी सेल्स के बीच की जो ये मेम्ब्रेन होती है वो एक्चुअली बहुत थिक होती है, तो इससे CO2 जो होती है वो सीधे सीधे एंटर नहीं कर पाती है। तो इसलिए इसे मैलिक एसिड के रूप में इसके साथ ऐड होकर आ रहा है समझ में कि 4 कार्बन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर CO2 क्या है, प्रेजेंस है। तो वहाँ इसके साथ ऐड होकर क्या करा जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया था हमारा, कार्बोक्सिलेशन, जो उसको हम CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस कह रहे थे। और दूसरा प्रोसेस जो हुआ था हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर जो मैलिक एसिड होता है वो इस मेम्ब्रेन से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और बंडल सी सेल्स के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। एज इट क्लियर। ओके। अब उनका जो ये कंपाउंड हमारे पास था मैलिक एसिड, वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, बंडल सी सेल्स में पहुँचता है और वहाँ अपने जो CO2 को साथ लेकर आया था, तो CO2 को साथ लेकर आया था, उस CO2 को क्या करता है, अपने यहाँ से रिलीज कर देता है। और रिलीज करने के पश्चात वापस से वो 3 कार्बन का कंपाउंड हो जाता है, और वो कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, C3 एसिड जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब CO2 जो अलग हो जाती है तो वो CO2 कहाँ जाती है, तो CO2 जो होती है वो एक्चुअली क्या जाती है, C3 साइकिल, क्योंकि बंडल सी सेल्स के अंदर क्या चलता है, C3 साइकिल चलता है। और उनमें क्या होता है, CO2 जो होती है वो वहीं रूबिस को एंजाइम की प्रेजेंस में RBP के साथ क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और वहीं पे जो हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि वो वापस हमारा C3 साइकिल चलता है, जैसे कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। वहीं वापस से PGA का निर्माण होता है, और PGA के बाद वही ट्रायोस फास्ट, ठीक है, ट्रायोस और बाकी की शुगर लेवल पर हमें ग्लूकोज लेवल प्राप्त हो जाता है। और इस प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या था, हमने देखा था कि वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस थी, NADP जो प्लस था वो NADPH के अंदर क्या था, कन्वर्ट हो गया था। NADPH प्लस H प्लस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए एक्चुअली देखा जाता है कि रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों क्या होती है, बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली हमें कुछ आउट गेन की कोई बात नहीं करनी होती है NAD की, NADPH की।
ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो इस प्रोसेस को जो हमने करते हुए देखा है, तो इस प्रोसेस में एक्चुअली हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई है। क्यों? क्योंकि NADPH प्लस जो है वो NADPH एच प्लस में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो प्रोसेस हुई थी वो थी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एज इट क्लियर? और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन की प्रोसेस दोनों बैलेंस हो जाती है, तो इसलिए हम इसकी प्रोसेस में हम जो बैलेंसिंग कंडीशन होने के कारण वही जो C3 साइकिल के हम ऐड कर कर जिन्हें बोलते हैं वो NADPH प्लस एच प्लस जो हमें जो होते हैं वो जिनकी बात की जाती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि इस जैसे ही पायरुविक एसिड या C3 एसिड जिसका निर्माण होता है CO2 को रिलीज होने से, मैलिक एसिड जब आता है तो CO2 को रिलीज करता है, और ये जो C3 जो एसिड होता है जिसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं, पायरुविक एसिड क्या करता है, वापस से री एंटर करता है, रीजनरेशन की प्रोसेस दर्शाता है, और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है। और मेसोफिल सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, ADP का यूज करता है और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या उसका ADP का क्या करता है, निर्माण कर देता है। जिससे एनर्जी चाहिए होती है इस मेम्ब्रेन से पार होने के लिए, और वापस से सबस्ट्रेट जो PEP होता है वहाँ पर क्या करता है, एंटर कर जाता है। फिर वापस से वही प्रोसेस चलती है। एक्चुअली इस प्रोसेस में देखा गया कि जो CO2 थी, हमें CO2 को क्या करना था, म्यूजोफिल सेल से बंडल सेल्स के अंदर क्या करना था, पहुंचाना था। बस ये सबसे मेन वर्क था इसका। और साथ ही क्या होता है कि हमें एक्चुअली जो 4 कार्बन का कंपाउंड जो हमें ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो प्राप्त होता है, इससे सीधे एस्पार्टिक एसिड जो होता है उसका निर्माण भी होता है, लेकिन उसे हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उससे एस्पार्टिक एसिड निर्माण की प्रोसेस में अमोनिया जो होती है वो यूज़ होती है, और उसका एडिशन होता है, उससे एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो बन जाता है। और ये एस्पार्टिक एसिड भी जो होता है वो CO2 को ले जाने का कार्य करता है। तो इसलिए मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दोनों इस प्रोसेस में वर्क दर्शा सकते हैं। एंड इस प्रोसेस में एक्चुअली आगे जब ये एस्पार्टिक एसिड मेम्ब्रेन को पार करता है तो उस प्रोसेस में यह भी CO2 को रिलीज करता है, और इस तरह से एलानिन जो होती है वो अलग हो जाती है, अमोनिया भी वापस अलग हो जाती है, एंड जो CO2 जो निकली हुई होती है वो RUB के साथ रूबिच का एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होती है, ऐड हो जाती है, वहाँ से इस साइकिल को शो करा जा सकता है। और यह भी जो CO2 होती है वो एक्चुअली इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड का निर्माण करती है, और वह भी आगे चल के रीजनरेशन की प्रोसेस को क्या करता है, दर्शाता है। और इस प्रोसेस में वापस से वो PPD के जिसे हम फॉस्फेट फॉस्फेडिकाइनेज जो बोलते हैं वो यूज होता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि जो मेसोफिल सेल्स से बंडल सेल्स के अंदर किस प्रकार से प्रोसेस होती है, और इससे हम अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं। एक्चुअली जो मेसोफिल सेल्स थी, हमने पहले ही बातें की थी आपसे कि एक्चुअली थिन लेयर होती है, थिन लेयर थी, और एक्चुअली ये थिक थी। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। अब इस प्रोसेस में एक्चुअली कितना हमें गेन, कितना हमें आउटकम जो प्राप्त होती है उसके हम हर क्लास के अंदर बात करते हैं, तो उसे भी देखते हैं। तो इस पर हम देख पा रहे हैं कि इस प्रोसेस में अगर एक C4 साइकिल को हमें चलाना होता है तो C4 साइकिल के चलने पर हमें कितने 5 ATP का क्या होता है, ज़रूरत होता है, और 2 NADPH प्लस क्या होते हैं, उनकी बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो 2 NADPH प्लस H प्लस हैं वो C3 साइकिल के हैं केवल, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के कारण क्या होता है, बैलेंसिंग हो जाती है। तो C4 साइकिल का खुद का तो एक्चुअली कोई होता नहीं है NADPH प्लस H प्लस। और यहाँ पर जो हम 5 ATP की बातें की हैं, क्योंकि हमें 3 ATP जो होते हैं वो 3 ATP जो होते हैं वो हमें C3 साइकिल से प्राप्त हो जाते हैं। 3 जो ATP होते हैं वो हमें C3 साइकिल से प्राप्त होते हैं, और बाकी के जो 2 ATP जो होते हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेसोफिल सेल्स के, या हम C4 साइकिल की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जो C4 साइकिल होता है उस C4 साइकिल के चलने पर हमें 5 ATP और 2 NADPH प्लस प्राप्त होते हैं। अगर इसी साइकिल को हमें अगर ग्लूकोज लेवल पर बातें की जाए कि ग्लूकोज के लिए अगर साइकिल को चलाया जाए तो किस प्रकार से देखें, तो ग्लूकोज को चलाने के लिए C4 साइकिल जो होता है वो 6 टाइम चला जाता है। तो इस प्रकार से 30 ATP और 12 NADPH प्लस की बात होती है। अगर इसी बात को हम सुक्रोज लेवल की लिए बातें करें तो यही बात सुक्रोज लेवल की हम बात करते हैं, तो एक्चुअली सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज लेवल का क्या होता है, डबल होता है। तो इसलिए साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा, 6 टाइम की जगह 12 टाइम चलाना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमें 60 ATP एंड 24 NADPH प्लस प्राप्त होते हैं। आज इट क्लियर? तो इस प्रकार से इस C4 साइकिल को हम समझ पाते हैं, और इससे जितना बार बार पढ़ेंगे उतना याद होगा। और जिस प्रकार हम मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स के बारे में बात पहले डिस्कस किए थे, और इस प्रकार से साइकिल को जब हम वापस पढ़ेंगे तो आपको कई प्रकार के डिफरेंसेस के इसके बारे में पता चलेंगे कि दोनों आपस में किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर रूबिच को नहीं होता है, यहाँ पर रूबिच को होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट पैप होता है, यहाँ RBP होता है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन जो होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, जबकि यहाँ पर
पीजी होता है जो इस प्रकार से फास्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में होता है। तो कई प्रकार के प्रोसेस होंगे यहाँ पर, कौन बनता है कौन नहीं बनता है इसके बारे में देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।